नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स इंजीनियर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है दीपक भालोठिया और आज इस वीडियो में स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के क्वेश्चन आंसर्स का हम 8वां पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। पहले के पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की जो एमसीक्यूज है उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आप चेकआउट कर सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर कर लीजिए। सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर स्पोर्ट्स इंजीनियर टाइप कीजिए, आपको वहां पर अपना चैनल मिल जाएगा। और सभी वीडियोस की पीडीएफ और चैनल की जो नई अपडेट्स हैं उनसे जुड़े रहने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां पर आप क्लिक करके सीधा कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जो शारीरिक क्षमता व्यक्ति को तुरंत अपनी शरीर स्थिति और भेद को सुस्पष्ट तरीके से बदलने में प्रभावी होती है वह है। देखिए, इन चार ऑप्शंस में से हमें वो फिजिकल कैपेसिटी बतानी है जिसमें कि कोई पर्सन अपनी जो बॉडी की पोजीशन है वो जल्दी से चेंज कर सकता है, इंस्टेंटली, मतलब बहुत तेज गति से चेंज कर सकता है अपनी शरीर की स्थिति को। ऐसी कौन सी एबिलिटी होती है? राइट आंसर इज एजिलिटी, फुर्ती हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी पर्सन में जब ज्यादा फुर्ती होगी तो वो जल्दी अपनी पोजीशन चेंज कर पाएगा। मान लो ए पोजीशन से बी पोजीशन पे जाना है, किसी की फुर्ती तेज है, अच्छी फुर्ती है जिसके अंदर, वो इस काम को जल्दी पूरा कर लेगा, और दूसरा व्यक्ति जिसकी फुर्ती कमजोर है वो इस काम को लेट थोड़ा पूरा कर पाएगा। तो इस तरीके से फुर्ती बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब आप इंस्टेंटली कोई बॉडी मूवमेंट करते हो, इंस्टेंटली कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दौड़ के अंत के समीप धावक पर यह बल काम करता है। जब कोई रनर होता है तो रेस के एंड में उस पर इनमें से कौन सा फोर्स काम करता है, ये हमें पूछा गया है। राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। सारे बल काम करते हैं। आपका जो वजन है, बॉडी का वेट एक फोर्स की तरह काम करता है, क्योंकि जितना ज्यादा बॉडी का वेट होगा आपको दौड़ने में उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी, इसलिए ये भी एक प्रकार का फोर्स है, उसकी तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट है घर्षण। तो जो फ्रिक्शन है वो भी आपका इसमें प्रॉपर रोल प्ले करता है। जैसे कि सरफेस का फ्रिक्शन हो गया, आपका जो ग्राउंड है उससे भी आपको फ्रिक्शन फोर्स मिलेगा सामने से, हवा का दबाव भी हो सकता है। और फिर है प्रतिरोध, आपको प्रतिरोध भी सामने से मिलेगा। रेजिस्टेंस तो आपको मिलता ही है, सामने से जो भी फोर्स आपको आता है उसको हम रेजिस्टेंस फोर्स बोलते हैं। वो फोर्स जो आपको कोई फिजिकल एक्टिविटी करने से रोकता है वो होता है रेजिस्टेंस फोर्स, तो वो भी आपको कोई फिजिकल एक्टिविटी करने से रोक रहा है। तो इस तरीके से ये तीनों फोर्स अप्लाई होते हैं जब रनर किसी रेस के एंड में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी क्रिया अत्यधिक कैलोरी जलाती है? विच एक्शन बर्न्स द मोस्ट कैलोरीज? देखिए, चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, इनमें से साइकिलिंग, स्क्वैश, दौड़ना, तैराकी, ये चारों ही जो एक्टिविटीज हैं, ये चारों ही जो गतिविधियां हैं, ये हमारी बॉडी की बहुत ज्यादा कैलोरीज बर्न करती है, बहुत ज्यादा कैलोरी जलाती हैं। लेकिन इनमें से बेस्ट एक फिजिकल एक्टिविटी कौन सी होगी तो सबसे ज्यादा कैलोरी बर्न करती है? राइट आंसर इज दौड़ना, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रनिंग जो एक्टिविटी है वो सबसे ज्यादा कैलोरी बर्न करती है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। साइकिलिंग बहुत अच्छी फिजिकल एक्टिविटी होती है, स्क्वैश भी अच्छा होता है, तैराकी में भी आपकी बहुत ज्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं, लेकिन इन सब में जो रनिंग है वो एक नंबर पर आती है। इसीलिए बोला जाता है कि आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी या फिर जिम नहीं जा रहे हो तो आप नॉर्मल रनिंग कीजिए या फिर वॉक कीजिए। वॉक और रनिंग है वो अभी तक की सबसे बेस्ट एक्सरसाइज मानी गई है। कोई पर्सन अगर रनिंग कर रहा है तो वो बहुत ज्यादा हेल्दी रहेगा, उसको और बाकी जो एक्सरसाइज है वो करने की नीड नहीं होगी, क्योंकि रनिंग में सबसे ज्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं बाकी एक्सरसाइज के कंपैरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस थ्रो की क्रम को बेतरतीब ढंग से रखा गया है, उन्हें सही क्रम में जोड़िए। डिस्कस थ्रो जो कि एक थ्रोइंग इवेंट है, ये चार ऑप्शंस हमारे सामने है, इनको हमें अरेंज करना है करेक्ट ऑर्डर में, सही सीक्वेंस में इनको अरेंज करना है। ये ऑप्शंस आपके सामने यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इनमें से आप राइट आंसर चूज कर सकते हैं। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 1 3 2। ये देखिए, सबसे पहले क्या आएगा? प्रीलिमिनरी स्विंग। प्रीलिमिनरी स्विंग का मतलब हो गया कि जब डिस्कस फेंकने से पहले एक बार प्लेयर घूमता है उसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी स्विंग। नेक्स्ट है रोटेशन। रोटेशन के अंदर वो अपने आप को चेक करता है, इस तरीके से इतना ही घूमता है, रोटेट करता है। उसके बाद में आपका आता है रिलीज स्टांस। डिस्कस को फेंकने के लिए वो अपना स्टांस बनाता है, जैसे कि यहाँ पे एक पैर है और एक पैर यहाँ पे है और यहाँ पे वो खड़ा हुआ है। स्टांस के बाद में रिलीज एक्शन, लास्ट पोजीशन पे आता है हमारा रिलीज एक्शन। रिलीज एक्शन में एक एक्शन लेता है और लास्ट में उसको थ्रो कर देता है।
इस तरीके से इसको आप समझ सकते हो। बहुत ही सिंपल सा है, इसमें इतना समझाने का कुछ नहीं है, बस आपको पता होनी चाहिए कि इनका सही सीक्वेंस क्या होता है। नेक्स्ट है, एक बेंच से फर्श पर कूदना तथा तुरंत वापस बेंच पर आ जाना में किस प्रकार के प्रशिक्षण को दर्शाता है। देखिए, आप किसी बेंच से फ्लोर पर कूद रहे हो और वापस बेंच पर आ जाते हो, तो इस टाइप की एक्टिविटी को क्या कहते हैं? राइट आंसर इज प्लायोमेट्रिक्स। डी इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए, प्लायोमेट्रिक्स में आप क्या करते हो, पहले उस बेंच के ऊपर जाते हो, इसके बाद में बेंच से वापस नीचे की तरफ आते हो। तो ये जो जंपिंग एक्सरसाइज है, जंपिंग एक्टिविटीज होती हैं, इन्हीं को हम प्लायोमेट्रिक्स बोलते हैं। और ये किसमें हेल्पफुल होती हैं? एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ के लिए। आपको अपनी लेग्स की एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ को अगर इंक्रीज करना है, उनको डेवलप करना है, उनमें अगर आपको ग्रोथ चाहिए, तो आपको प्लायोमेट्रिक्स करनी चाहिए। आपको प्लायोमेट्रिक्स करने की सलाह दी जाती है एक कोच के द्वारा या फिर एक ट्रेनर के द्वारा। बाकी इसेंट्रिक, स्पीड लोडिंग, कॉन्सेंट्रिक, ये सब अलग चीजें हैं। इसेंट्रिक में आपकी मसल की लेंथ है वो लंबी होती है, कॉन्सेंट्रिक में क्या होती है? कम होती है। स्पीड लोडिंग का मतलब हो गया आप कितना जल्दी लोड कर सकते हो, कितनी स्पीड में लोड कर सकते हो। कॉन्सेंट्रिक का मतलब मैंने बता ही दिया है कि उसमें आपकी जो मसल की लेंथ है वो कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभा का पता लगाने का कौन सा प्रमुख पैमाना गिम्बल द्वारा नहीं सुझाया गया था? देखिए, ये एनवीएस में क्वेश्चन आया हुआ है। 4 ऑप्शंस आपके सामने है। गिम्बल जिन्होंने प्रतिभा पता लगाने का, टैलेंट को सर्च करने के लिए कुछ पैमाने दिए थे, उनमें से कौन सा पैमाना इन ऑप्शंस में से नहीं है? राइट आंसर देख लेते हैं क्या होगा इसका। सी इज द करेक्ट आंसर, सोशल वेरिएबल्स। ये सोशल वेरिएबल्स नहीं थे। प्रेरणा, फिजियोलॉजिकल तथा मॉर्फोलॉजिकल कारक और ट्रेनेबिलिटी, ये तीनों कारक थे। गिम्बल ने जो अपना मॉडल दिया था उसके अंदर टैलेंट सर्च करने के लिए, प्रतिभा का पता लगाने के लिए, सोशल वेरिएबल्स उसके अंदर नहीं थे। तो ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार पूछते हैं एग्जाम में, इसलिए एनवीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया है। नेक्स्ट है, जब एक खिलाड़ी की क्षमता के हिसाब से प्रशिक्षण भार न तो इतना कम हो न ही इतना ज्यादा हो, तो उसे क्या कहते हैं? ये हमारा जो क्वेश्चन है वो है ट्रेनिंग लोड से रिलेटेड। इसमें हमें पूछा गया है कि ना तो आपका लोड ज्यादा हो ना ही आपका लोड कम हो, उसको क्या बोलते हैं? राइट आंसर क्या है? ऑप्टिमम लोड। सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्टिमम लोड का मतलब है कि मान लीजिए आप 5 किलो वजन उठाते हैं, आपकी लिमिट है, उसके अकॉर्डिंग आप 5 किलो वजन अगर उठा रहे हो तो आपका वो लोड होता है ऑप्टिमम लोड। ऑप्टिमम लोड से नीचे होता है नॉर्मल लोड। बाकी अलग अलग टाइप के लोड है, लेकिन ऑप्टिमम लोड में हम प्रॉपर लोड जिसको हम लिफ्ट कर सकते हैं और जो ना ज्यादा हो ना कम हो, उसको ऑप्टिमम लोड कहा जाता है। नेक्स्ट है, हाई एल्टीट्यूड पर प्रशिक्षण भार को सहन स्वीकार करने को क्या कहते हैं? देखिए, इसमें हमें हाई एल्टीट्यूड के बारे में पूछा गया है। जब आप हाई एल्टीट्यूड पर ट्रेनिंग करते हो और आपका जो ट्रेनिंग लोड है उसको आप सहन कर लेते हो, उसको क्या बोलते हैं? राइट आंसर इज एक्लेमेटाइजेशन। इसका मतलब ये हो गया, देखिए कि मान लीजिए आप अलग अलग इन्वायरमेंट कंडीशन में ट्रेनिंग कर रहे हो। अलग अलग इन्वायरमेंट कंडीशन का मतलब हो गया, आप कभी गर्म में करते हो, कभी कोल्ड इन्वायरमेंट में करते हो, कभी उमस वाले इन्वायरमेंट में ट्रेनिंग करते हो, जिसको हम ह्यूमिडिटी या फिर ह्यूमिड इन्वायरमेंट बोलते हैं। तो इस तरीके से जब आप अपने इन्वायरमेंट्स को चेंज करते हो, अपने वातावरण को चेंज करते हुए ट्रेनिंग करते हो, तो आपकी बॉडी, आपका जो शरीर है वो इनमें ढल जाता है। मान लीजिए आप पहले हॉट इन्वायरमेंट में ट्रेनिंग कर रहे थे, इसके बाद में आप कोल्ड इन्वायरमेंट में आ गए, या फिर आप पहले कोल्ड इन्वायरमेंट में ट्रेनिंग कर रहे थे, उसके बाद में उमस वाले या फिर ह्यूमिड इन्वायरमेंट में ट्रेनिंग करना आपने शुरू कर दिया। तो उसके दौरान आपकी बॉडी उस इन्वायरमेंट से, एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट में अच्छे से ढल जाती है, उसको ही हम बोलते हैं एक्लेमेटाइजेशन। सिंपल सा है। इसमें देखिए एक नाम है क्लाइमेट, क्लाइमेटाइजेशन, इसको आप ध्यान में रखिए। क्लाइमेट का मतलब ही होता है वातावरण, वेदर या फिर मौसम। तो जब मौसम के अनुरूप आपका शरीर ढल जाता है उसको हम एक्लेमेटाइजेशन बोलते हैं। एक है थकान, फटीग, आप जानते हो कि जब हम थक जाते हैं उसको फटीग बोलते हैं, नॉर्मल सा है। सुपर कंपनसेशन और थर्मो रेगुलेशन, इन दोनों के बारे में हम देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहले सुपर कंपनसेशन। इसके अंदर क्या होता है कि जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हो तो ट्रेनिंग से पहले आप इस स्टेज पर हो, आपने जब ट्रेनिंग नहीं करी उससे पहले आप इस कंडीशन में हो, आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी या फिर आपकी जो फिटनेस लेवल है उसमें कोई सुधार नहीं है, क्योंकि जब आप ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो तो सुधार कैसे होगा। इसके बाद में जब आप ट्रेनिंग करते हो तो ट्रेनिंग के अंदर आपका जो फिटनेस लेवल है वो नीचे चला जाता है, क्योंकि आप बहुत ही इंटेंस ट्रेनिंग करते हो, बहुत ही हाई लेवल की ट्रेनिंग जब आप करते हो तो आपकी बॉडी एकदम से उसको अडेप्ट नहीं कर पाती, इसलिए आपका जो फिटनेस लेवल है वो नीचे चला जाता है। इसके बाद में जब आप ट्रेनिंग के बाद रिकवरी करते हो
तो रिकवरी के टाइम पे धीरे धीरे आपका जो फिटनेस लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ट्रेनिंग से पहले, ट्रेनिंग के दौरान और फिर रिकवरी के टाइम के बाद जब आप रुक जाते हो तो आपकी सुपर कंपनसेशन की जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो टारगेट है उसको आपने अचीव कर लिया, आप अपने बेस्ट परफॉर्मेंस में हो। बेस्ट परफॉर्मेंस का मतलब आपने जिस काम के लिए ट्रेनिंग की थी उसको आपने अचीव कर लिया, उसको हम सुपर कंपनसेशन बोलते हैं। और देखिए, सुपर कंपनसेशन एक ऐसी टर्म है जो कि हमेशा के लिए नहीं रहती, क्योंकि जब आप ट्रेनिंग करना कम कर दोगे तो वो धीरे धीरे कम हो जाएगी और वापस उसी लेवल पे आ जाएगी। इसलिए सुपर कंपनसेशन का मतलब आप इस तरीके से समझिए कि आपका जो ट्रेनिंग का क्लास है वो जब हाईएस्ट लेवल पे चला जाता है, आपका जो फिटनेस लेवल है वो एकदम उच्च स्तर पे चला जाता है, उसमें इंप्रूवमेंट हो जाती है, उसको हम बोलते हैं सुपर कंपनसेशन। फिर नेक्स्ट है थर्मो रेगुलेशन। तो देखिए, थर्मो रेगुलेशन का मतलब ये हो गया कि बाहर का जो टेम्परेचर है, देखिए ये यहाँ पे सूरज की किरण आ रही है, बादलों की वजह से उमस भी आ रही है और नीचे, और सूरज की किरणें जब धरती पर पड़ती हैं वापस रिफ्लेक्ट होकर वो हमें हीट देती हैं। अलग अलग टाइप की रेडिएशन है, इस तरीके से बहुत सारी हीट हमारी बॉडी के आसपास चलती रहती है। लेकिन हमारे जो बॉडी का अंदर का टेम्परेचर है वो ज्यादा चेंज नहीं होता, वो मेंटेन रहता है। वो क्या रहता है? संतुलित रहता है। तो ये जो मेंटेन की प्रोसेस है, टेम्परेचर को मेंटेन करने की जो प्रोसेस है हमारे इंटरनल बॉडी की, उसको ही थर्मो रेगुलेशन कहा जाता है। देखिए, थर्मो का मतलब है टेम्परेचर और रेगुलेशन मतलब है उसको कंट्रोल करना या फिर उसको सही तरीके से मैनेज करना। तो आप समझ गए होंगे, थर्मो रेगुलेशन बहुत ही सिंपल सा है। बाहर कोई भी टेम्परेचर हो, लेकिन आपकी बॉडी का अंदर का टेम्परेचर है उसको मैनेज करने का जो काम होता है उसको हम थर्मो रेगुलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के खिंचाव में मांसपेशी की लंबाई कम हो जाती है? ऐसा कॉन्ट्रैक्शन बताओ जिसमें कि जो हमारी मसल लेंथ है वो कम हो जाती है। राइट आंसर क्या है इसका, देख लेते हैं। कॉन्सेंट्रिक खिंचाव, डी इज द करेक्ट आंसर। कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ये देखिए, यह है कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। इसमें जब आप अपने हाथ को ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हो बाइसेप कर्ल में, तो आपकी जो मसल की लेंथ है वो कम होती है। और उसके उलट, इसके ऑपोजिट क्या होता है? इसेंट्रिक। जब आप अपना हाथ नीचे लेकर जाते हो तो आपकी जो बाइसेप की मांसपेशी है उसके आकार में वृद्धि होती है, उसका आकार बढ़ जाता है। तो कॉन्सेंट्रिक में कम होता है, इसेंट्रिक में आपकी मसल की जो लेंथ है वो बढ़ जाती है। तो यही हमसे पूछा गया था कि रेड्यूसेस मसल स्ट्रेंथ, मांसपेशी की लंबाई में कमी हो जाती है, उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। और ये दोनों किसके अंदर आते हैं? आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर। इसके बारे में हमने बहुत बार डिटेल से पढ़ा है, इसलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी प्रशिक्षण विधि कार्य और विश्राम के प्राकृतिक तारतम्य पर कार्य करती है? देखिए, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी देखा था, लेकिन इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है, बाकी क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है। इसलिए अगर आप इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ गए हो तो इसका आंसर आसानी से दे सकते हो। राइट आंसर इज इंटरवल ट्रेनिंग, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पता होगा इंटरवल ट्रेनिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि पहले रनिंग करते हैं, फिर रेस्ट होता है, फिर फिजिकल एक्टिविटी, फिर रेस्ट, फिर फिजिकल एक्टिविटी, फिर रेस्ट। तो जो एक्टिविटी और रेस्ट का प्रोसेस है ये चलती रहती है। और रेस्ट मान लीजिए 10 सेकंड, 15 सेकंड, वापस 10 सेकंड, इस तरीके से ये रेस्ट चलता रहता है। कार्य और विश्राम, इसका मतलब क्या हो गया? वर्क एंड रिलैक्सेशन। आप काम भी कर रहे हो और आराम भी कर रहे हो, ये दोनों हमें इंटरवल ट्रेनिंग के अंदर देखने को मिलता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंटरवल ट्रेनिंग किसने दी थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेसलर। इसको भी आप ध्यान में रखिए कि ग्रेसलर ने कौन सी ट्रेनिंग दी थी? इंटरवल ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिवर्धन योग्यता को बढ़ाने के लिए प्रबलता कितनी होनी चाहिए? एक्सेलरेशन एफिशिएंसी जब हम बढ़ाते हैं तो हमारी जो प्रबलता है, हमारी जो प्रीडोमिनेंस है वो कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर इज ए, 75 to 100%। क्योंकि जब आप एक्सेलरेट करते हो, अपना जो फिजिकल एक्टिविटी है या फिर अपना जो फिटनेस लेवल है उसको हाईएस्ट पॉइंट पर लेकर जाते हो, उसके लिए आपको पूरा एफर्ट लगाना पड़ता है। तो पूरा एफर्ट लगाने का मतलब ये हो गया कि 75 to 100%, 100% पूरा एफर्ट हो जाता है। वो एफर्ट जब आप लगाते हो तो वो आता है आपका एक्सेलरेशन एफिशिएंसी के अंदर, जो कि हाईएस्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपनी एक्सेलरेशन एफिशिएंसी बढ़ानी है, गतिवर्धन योग्यता बढ़ानी है, तो अपना 75 से लेके 100% आपको अपना पूरा एफर्ट उसमें देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः 2 से 3 गुना सांद्रता बढ़ाने के लिए आहार प्रणाली को तैयार करना जो कि मांसपेशी ग्लाइकोजन के एकत्रीकरण को बढ़ाता है, इसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़िए, समझिए इसको।
राइट आंसर देख लेते क्या इसका, ग्लाइकोजन लोडिंग, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमने पहले भी देखा है कि ग्लाइकोजन लोडिंग में क्या करते हैं हम कि कोई भी कंपटीशन होता है उससे पहले हमारी मसल्स में, हमारी जो मांसपेशियां हैं उसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी मसल्स में एनर्जी लेवल है वो बढ़ जाता है, जिसका हमें बेनिफिट मिलता है, हमें फायदा मिलता है कंपटीशन के अंदर। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट लोडिंग है इसको ग्लाइकोजन लोडिंग भी कहा जाता है। और ये कितनी होती है, 2 से 3 गुना। मतलब पहले आप अगर 10 ग्राम ले रहे हो तो आप उसको 30 या 20 ग्राम इतना आप बढ़ा दोगे अपनी डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स को। ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी मसल्स में जब पावर रहेगी तो कंपटीशन के टाइम पे आपकी मसल्स में लॉस नहीं होगा, आपकी मसल का जो मास है उसमें कमी नहीं आएगी और आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबी अवधि के प्रतिरोधात्मक व्यायाम के कारण खिलाड़ियों में पेशी मास बढ़ जाता है जो कि जाना जाता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब आप फिजिकल एक्टिविटीज करते हो उसमें आपकी जो मसल का मास है, मसल की साइज है वो बढ़ जाती है, उसको क्या बोलते हैं? राइट आंसर इज पेशीय हाइपरट्रॉफी, मस्कुलर हाइपरट्रॉफी बोलते हैं उसको। जब आपकी मसल की लेंथ बढ़ जाती है और जब मसल की लेंथ आपकी कम होती है उसको बोलते हैं एट्रोफी, मस्कुलर एट्रोफी। ऑस्टियोपोरोसिस बोन का एक डिजीज है, हड्डियों की बीमारी है जिसमें हड्डियों में बड़े बड़े छेद हो जाते हैं और धीरे धीरे हड्डियां कमजोर होकर टूट जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियमित व्यायाम हमारे रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को किस तरह प्रभावित करता है? जब हम रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं तो हमारे ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी मात्रा में किस तरीके से हमें फर्क देखने को मिलता है? राइट आंसर इज डी, एसडीएल की मात्रा को बढ़ाता है तथा एलडीएल की मात्रा को कम करता है। इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ एसडीएल एंड डिक्रीजेस द अमाउंट ऑफ एलडीएल। देखिए दो टाइप के हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक होता है एसडीएल, दूसरा होता है एलडीएल। एसडीएल मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और एलडीएल का मतलब होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है, जो कि हमारी बॉडी में ज्यादा है तो ये बहुत अच्छी बात है। और एलडीएल है वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। तो जब हम रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं तो एसडीएल का लेवल जो कि हमारी बॉडी में अच्छा होता है उसका लेवल बढ़ता है और एलडीएल का लेवल कम हो जाता है जो कि हमारी बॉडी में अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए हमें रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज करनी चाहिए जिससे कि एसडीएल और एलडीएल में भी फर्क देखने को मिलता है। लास्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट लोडिंग पारिभाषिक शब्द जो कि खिलाड़ियों द्वारा प्रयोग किया जाता है का अर्थ है वह ऊर्जा की मात्रा जिसको हम खर्च कर सकते हैं। देखिए हमसे पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट लोडिंग के अंदर हमारी जो ऊर्जा है उसको हम कहाँ स्टोर करते हैं, हमारी एनर्जी को हम कहाँ पे स्टोर करते हैं? राइट आंसर इज मांसपेशी में जमा करना, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट लोडिंग के अंदर देखिए आप अपनी मसल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को बढ़ाते हो, तो जब कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ेगी तो आपकी मसल्स की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी। तो यही हमसे पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट लोडिंग कहाँ की जाती है, तो वो होती है हमारी मांसपेशियों के अंदर। मांसपेशियों में हम उसको जमा करते हैं और जब हम बहुत ही इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट लोडिंग के बाद में तो वापस मसल्स में कार्बोहाइड्रेट कम हो जाता है और मसल्स का मास वो भी डिक्रीज देखने को मिलता है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए, लाइक कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक खुश रहिए, हेल्दी रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।